नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब वक्फ बिल का वक्त जो है वो मुकर्रर हो चुका है। कल लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे बिल पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद पेश होगा वक्फ बिल। जरूरत पड़ी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया जाएगा। किरण रिजिजू की ओर से यह बयान सामने आया। हालांकि अभी बात करें तो 8 घंटे का वो टाइम दिया गया जिस बीच में चर्चा किया जाएगा, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। तो कल दोपहर 12 बजे पेश होगा बिल। वक्फ बिल का जो वक्त है वो आखिरकार निर्धारित हो चुका है और कल 12 बजे वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। तमाम विरोधाभास के बाद अब कल इस बिल को पेश किया जाएगा लोकसभा में। उसके बाद वहां पर किस तरीके से विपक्ष हंगामा करते हुए इस बिल के विरोध में नजर आएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रश्नकाल के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा, जिस बिल का सभी को इंतजार था। लगातार विरोधाभास के जो सुर है वो देखने को मिल रहा है। इसी के बीच वक्फ बिल पेश किया जाएगा दोपहर के 12 बजे कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि किरण रिजिजू ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो चर्चा का जो वक्त है जो 8 घंटे का दिया गया है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि कहना यह भी है कि विपक्षियों की ये मांग थी कि 12 घंटे चर्चा का जो समय है वो 12 घंटे किया जाए, लेकिन उसके बावजूद 8 घंटे पर आखिरकार मुहर लगी है। जब वक्फ बिल को पेश किया जाएगा उसके बाद 8 घंटे की हालांकि चर्चा होगी, उसके बाद जाकर के इस बिल को पेश किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके। खेमचंद जी, पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगी, आखिरकार वो जो वक्त है वो निर्धारित तो हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से? विपक्ष के लिए आप कितने मजबूत? हमारा बताएंगे, थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। खेमचंद जी, सवाल मेरा ये है कि देखिए वक्त जो निर्धारित किया गया है दोपहर के 12 बजे कल जब लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, हालांकि विपक्ष तो इसका विरोध अभी भी करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या तैयारी है बीजेपी के? विपक्ष को किस तरीके से वो कल झेलने वाले हैं 12 बजे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच के लिए काम कर रही है। वक्त की वजह से हम सब जानते हैं, अभी जो करंट उसकी अनलिमिटेड पावर है, बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम कंट्रोल पावर दी हुई है। हम इन सब चीजों से निजात दिलाएंगे और वक्त को इस तरीके का बनाएंगे जो समाज के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि एक इस तरीके की संस्था बन के रह गई हो जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी बीते दिनों भी हमने देखा था काली पट्टी बांध करके। लेकिन आप ही के पार्टी की अगर बात करें, हालांकि भले ही टीडीपी साथ में आ चुके हैं, जेडीयू का अभी भी कुछ खास असर दिख नहीं रहा, हो सकता है कि वो कल समर्थन में आपके वोट करें या नहीं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए साथ में है और पार्लियामेंट कमेटी में इसमें डिस्कशन हुआ है। एनडीए के सभी सदस्यों ने इस पर अपनी राय दी है और उन सभी की राय को इंक्लूड किया गया है। और जो उद्देश्य वो है, साफ उद्देश्य है कि भाई हमें जो वक्फ बोर्ड इस समय जो अनियंत्रित उनकी पावर है जिसकी वजह से गरीबों को नुकसान हो रहा है, उन्होंने हर जगह लूटमार मचाई हुई है। सरकारी संपत्ति, स्कूल, मंदिर, पूरे गांव के गांव पे उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है, इलीगल तरीके से नोटिस दिए हुए हैं। तो इस सारी क्या कहते हैं अंडरटेकिंग को रोकना है और उसको रेगुलराइज करना है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट समाज है मुस्लिम का उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है और उसको समाज के प्रति बनाना है, ना कि उसको समाज के खिलाफ। खेमचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर आज शाम 6 बजे बैठक होगी इंडिया ब्लॉक की। वक्फ बिल को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और इसी दौरान चर्चा किया जाएगा किस तरीके से इसका जो विरोध है वो करना है। कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों, मंथन इस पर किया जाएगा। विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया ब्लॉक की ओर से आज शाम के 6 बजे वो बैठक का समय निर्धारित किया गया है जब ये बैठक किया जाएगा और साथ ही विरोध किस लिए हो रहा है और लोकसभा में जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद किस तरीके से विरोध करते हुए इंडिया ब्लॉक के सभी नेता नजर आएंगे, इसको लेकर के एक बड़ी बैठक किया जा रहा है। शाम के 6 बजे इसमें रणनीति बनाई जाएगी वक्फ बिल को लेकर के और साथ ही साथ यह भी किया जाएगा कानून में आखिर बदलाव क्यों, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। तो इंडिया ब्लॉक की आज शाम को 6 बजे बैठक होनी है। इस बिल को लेकर के इस पर रणनीति बनाई जाएगी इंडिया ब्लॉक की ओर से।
हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, पहले तो आपसे यह जानना चाहूंगी, ये जो 6 बजे मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या कल सत्ताधारी पक्ष को घेरने की तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदू मुस्लिम करना है। कोई भी बात हो उसको हिंदू मुस्लिम उसमें एंगल डालना है। वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन होने जा रहे हैं। जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, वो स्वयं एक दिन के मुख्यमंत्री रह चुके हैं असंवैधानिक रूप से, और वो इस वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम डाले जाएंगे। किरण रिजिजू जी मुस्लिम नहीं है, वो उसके वक्फ बोर्ड के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एसपी सिंह मुस्लिम नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वक्फ बोर्ड में 11 साल से केंद्र सरकार ने क्या गलत किया, जहां जहां राज्य सरकार है वहां उन्होंने क्या गलत किया। मध्य प्रदेश में तो 20-22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने वक्फ बोर्ड में क्या क्या गलत किया ये जानकारी दें। अब ये कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं को न्याय मिलेगा, इनको न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। सीधी सी बात है, हमारे मंदिरों में, मंदिर की समिति में कौन रहेगा, मंदिर में पूजा कैसी होगी, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, हिंदू धर्म के लोग डिसाइड करेंगे। तो मस्जिद में कैसे नमाज होगी, मंदिर का रखरखाव कैसे होगा, ये मुस्लिमों का काम है। हमें अनावश्यक एक दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों महिलाओं को उसमें डाला जाएगा। अरे भाई, आरएसएस का अध्यक्ष आप मुस्लिम महिला को बनाओ, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महिला को बनाओ। जी राम पांडे जी, यहाँ पे पूजा पाठ में विघ्न डालने या फिर पूजा पाठ में किसी चीज को लेकर के कहा नहीं जा रहा है। ये तो अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की बात है, वक्फ बिल जहां तक कि मुझे पता है। तो फिर किरण रिजिजू पर कार्रवाई हो ना, अध्यक्ष तो वही है। कौन सी अवैध संपत्ति उन्होंने इंक्रोच की है? 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी नेता है वो अध्यक्ष रहता है उसका। जहां जहां सरकारें होती हैं, सरकार अपॉइंट करती है वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष। केंद्र में यदि मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का नेता उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, जैसे किरण रिजिजू है। तो इन लोगों ने क्या क्या गलत काम किए? यदि पहले इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनकी गिरफ्तारी हो, इनसे पूछताछ हो कि 20 साल से आपने मध्य प्रदेश में क्या गलत किया और 11 साल से केंद्र में आपने क्या गलत किया। तो वक्फ बोर्ड है ना राम पांडे जी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी भी जुड़े हैं। खेमचंद जी, जैसा आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा है मामला, कहीं ना कहीं किरण रिजिजू पर कार्रवाई होनी चाहिए, एमपी को का मुद्दा उठा, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो भी कहा जा रहा है। आपके जवाब के वेट में हूँ। सबसे पहले तो मैं इनका थोड़ा नॉलेज संदर्भ कर दूं। भाई, ये पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है, ये मस्जिद या दरगाह को रेगुलाइज करने के लिए नहीं है, वहां पे नियम सेट करने के लिए नहीं। ये है कि जो जमीन 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो आज वक्फ बोर्ड के पास है, बहुत बड़ा पुल उनके पास है आर्मी के बाद, और उन्होंने पूरे गांव, पूरे बड़े सरकारी संपत्ति, आर्मी की संपत्ति, इन सब पे भी उन्होंने दावा किया हुआ है, और अनलिमिटेड उनके पास पावर है। कल को वो आपके घर पे भी नोटिस कर दें कि घर की प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वक्त के ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल अगर ये कहता है कि नहीं ये वक्त की प्रॉपर्टी है, तो आपको अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कोई इंक्वायरी नहीं। तो ये सारी चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए, इसको पारदर्शी बनाने के लिए, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक ही चीज चल रही है, महिलाओं को बराबरी का हक देना है। जो वहाँ पे SC/ST समाज है मुसलमानों को, उनको भी हक देना है। और जब आप नॉन मुसलमानों की जमीन पे अपना नोटिस दे रहे हो, तो उस ट्रिब्यूनल में, उस बोर्ड में नॉन मुसलमान भी होने चाहिए, नहीं तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जस्टिस करोगे। तो ये सारी चीजें हैं, इससे बहुत बड़ी डिबेट हुई है, अच्छी खासी डिबेट हुई है, और उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट कमेटी ने रिकमेंड किया है। और राम पांडे जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता किसी भी बिल के पेश होने के से पहले आम जनता तक वो जानकारी जानी चाहिए कि आखिर इस बिल में क्या है? क्योंकि अभी भी कई ऐसे बंदे जिनको बिल के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके बाद विरोधाभास का जो सुर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप दोनों ही पार्टी की ओर से ऐसा कोई पहल करते हुए देखा नहीं गया है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी को तो हिंदू मुसलमान का बवंडर खड़ा करना है।
और बीजेपी प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, मंदिर की हो, मस्जिद की हो, सेना की हो, किसी की भी हो, अंततः वो भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार जब चाहेगी तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है। वहां पे कोई रोड निकालना है, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करना है, वो अधिग्रहण उस जमीन का भी कर सकती है। ऐसी कोई संपत्ति हिंदुस्तान में नहीं है। मेरी और आपकी संपत्ति भी अंततः भारत सरकार की संपत्ति है। तो ये खड़ा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को 200 करोड़ रुपए आय प्रति वर्ष होती है। अरे उससे ज्यादा आय तो हमारा एक तिरुपति का मंदिर उसकी आय उससे ज्यादा है। केवल साउथ के मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड से ज्यादा है। आज सेना के पास प्रॉपर्टी है तो वो किसने दी? कांग्रेस सरकार ने दी। रेलवे के पास जो 4 गुना वक्फ बोर्ड से ज्यादा प्रॉपर्टी है वो किसने दी? कांग्रेस सरकार ने। तो वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टी है वो भारत सरकार की है। और जो ट्रिब्यूनल में जो केस जाता है उसमें जरूरी नहीं है कि जो जज रहेंगे या अधिकारी रहेंगे वो पांडे जी, लेकिन समय की कमी है, इसके वजह से आप दोनों को शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन एक बात जरूर है, आप दोनों ही पार्टी की ओर से किसी भी जो पहल है वो नहीं देखी गई है कि आम जनता तक इस बिल को किस तरीके से पेश किया जाए, और पेश होने से पहले जो जानकारी होती है इस बिल से रिलेटेड वो भी कहीं ना कहीं उसकी कमी देखी जा रही है आम जनता में भी। और साथ ही विरोधाभास जो है वो साफ तौर पर देखा जाए, तस्वीरें वो भी देखनी होगी। कल 12 बजे जब पेश किया जाएगा इस बिल को तो उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो विपक्षी पार्टी करते हुए नजर आते हैं, और शाम 6 बजे की बैठक में ऐसा क्या कुछ खास होगा वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वही संसद के बजट सत्र के दौरान आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड बिल पेश करने की पूरी तरह से तैयारी में है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों पर आरोप यह भी लगाया है कि वे इस बिल के जरिए समाज में तनाव फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कल यानी कि बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करेगी। 60 घंटे तक चर्चा होगी इस पर। हालांकि विपक्ष इस बिल पर 12 घंटे की चर्चा की मांग कर रहा था। बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों को कल 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया। 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश भी किया जाएगा। दो अप्रैल को जहां वक्फ बिल पेश किया जाएगा और साथ ही साथ दोनों जो पार्टियां हैं उनको इनवाइट भेज दिया गया है, और साथ ही साथ 8 घंटे की पहले चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष 12 घंटे की मांग कर रहा था, लेकिन 8 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। तो लोकसभा सांसदों को ये व्हिप जारी किया गया है क्योंकि कल 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। उसके बाद इस बिल पर चर्चा भी किया जाएगा, और साथ ही साथ इस बिल को लेकर के क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन की पार्टी की बात करें तो टीडीपी ने तो अपना समर्थन दे दिया है, उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन जेडीयू अभी भी संदेह में है। देखना होगा कल क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। वही केंद्र की मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश करने की तैयारी में है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। वही एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने यह साफ कह दिया कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में स्टैंड लेगी। देखिए इस रिपोर्ट को।
वहीं इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते जब भारत दौरे पर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट है। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की बैठक हुई है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी की बैठक हुई है। पीएम मोदी राष्ट्रपति गैब्रियल की बैठक हुई है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के संबंधों को गति मिलेगी। पीएम ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग विश्वास का प्रतीक। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए हैं, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग विश्वास का प्रतीक है। और साथ ही इस बैठक से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो और ज्यादा बेहतर बनेंगे और इन संबंधों को गति मिलेगी इस बैठक के बाद। भारत दौरे पर चिली के राष्ट्रपति हैं और इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति की बैठक हुई है। बैठक में तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। यहाँ हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वही साथ ही प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए कि दोनों देशों के संबंध में गति मिलेगी। रक्षा के क्षेत्र में जो विश्वास का सहयोग है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यह राष्ट्रपति बोरिक की पहली भारत यात्रा है और भारत के लिए जो मित्रता का भाव और संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है वह वाकई अद्भुत है। इसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं उनका और उनके साथ आए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत के लिए चिले लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। आज की चर्चाओं में हमने आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। आपसी व्यापार और निवेश में वृद्धि का। वही दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज का ट्रांसफर हुआ है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज का ट्रांसफर हुआ है, जहां जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट में यह ट्रांसफर हुआ है। राष्ट्रपति ने ट्रांसफर पर अपनी सहमति दी है। केंद्र सरकार ने ट्रांसफर को लेकर अधिसूचना जारी की। इससे पहले कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज का ट्रांसफर हुआ, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर हुआ है। राष्ट्रपति ने ट्रांसफर पर अपनी सहमति जताई है। कॉलेजियम की ट्रांसफर की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी मिल गई है और दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक और जज का ट्रांसफर हुआ। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का ट्रांसफर हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर। कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस सिफारिश को राष्ट्रपति ने मान लिया। वही प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिए दिशा निर्देश। बुलडोजर कार्रवाई पर मुआवजे के निर्देश लगाए गए हैं। वकील, प्रोफेसर, अन्य तीनों को मुआवजे का निर्देश दिया गया। प्रत्येक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह राशि 6 हफ्तों के भीतर देने को कहा। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई का यह मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर मुआवजे के निर्देश दिए। वकील, प्रोफेसर और अन्य तीनों को मुआवजे के निर्देश दिए गए। प्रत्येक को 10-10 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई का ये जो मामला है वो सामने आया। इसके बाद जहां मुआवजे की जो बात है वो कही गई है। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के बाद ये निर्देश दिया गया है यूपी गवर्नमेंट को मुआवजा देने की। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।